तो आज का हमारा टॉपिक है बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वही प्रिंस जिसके बारे में कहा जाता है प्रिंस विदाउट किंगडम। वही बाबर जो कहता था बाबर बऐश होश कि ई जहां दोबारा निस्त। बाबर ऐश कर लो, ये दुनिया दोबारा नहीं मिलेगी। हम इस शेर के माध्यम से बाबर का नेचर, बाबर कैसे भागता रहा पूरे जीवन भर हिंदुस्तान आने से पहले, उस इतिहास को आज समझने की कोशिश करेंगे। बाबर जो तैमूर लंग के तैमूर लंग के तैमूर लंग के पांचवें वंशज में से था। पांचवें वंशज में से था। पहला तैमूर, दूसरा मीरान शाह, तीसरा सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, चौथा अबू सईद मिर्जा, पांचवा उमर शेख मिर्जा। अर्थात तैमूर लंग के वंश का अबू सईद मिर्जा का पोता, और मां की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज यूनुस खान की बेटी कुतलुग निगार खानम का बेटा था। कुतलुग निगार खानम का बेटा था। यूनुस खान ने अपने बेटियों की शादी अबू सईद मिर्जा के 3 बेटों से किया था। तो बाबर का एक बैकग्राउंड समझ में आ गया कि माँ की ओर से चंगेज खान के वंश का था और बाप की ओर से तैमूर के वंश का था, और दोनों एम्पायर बिल्डर थे। बड़े साम्राज्य का गठन किया था दोनों ने, चंगेज खान ने भी, उसके बाद तैमूर लंग ने भी। अब बाबर की हिस्ट्री को जानने से पहले थोड़ा सा हम मध्य एशिया और पश्चिम एशिया का इतिहास को जान लें, ताकि बाबर को हम बढ़िया से समझ सकें। तो यहाँ 3 नाम हैं। एक है सफविद, दूसरा है ऑटोमन्स, और तीसरा है उज़्बेक्स। ये 3 अंपायर इस बाबर के समय यूरोप, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में ऐसा शिकंजा कसे हुआ था कि उसमें बाबर केवल प्रयास के रूप में अपनी छटपटाहट दिखाते हुए वहां से निकलने में ही सुकून महसूस किया, और बाबर वहां से हार और जीत के बीच झूलते हुए भागते भागते काबुल पहुंचा, और फिर काबुल से बाबर इंडिया, हिंदुस्तान में आया। इसको हम थोड़ा समझें कि ऑटोमन सफविद कौन थे। तो सफविद एक सूफी थे, शेख सफीउद्दीन। उन्होंने सफवी सिलसिला का सूफी सिलसिला स्थापित किया था। इसके बाद जब शेख जुनैद का समय आया, यानी सूफी के जो खलीफा हुए सिलसिला के शेख जुनैद, तो उस समय तैमूर लंग अनातोलिया और अज़रबैजान से युद्ध करके वो उधर से गुजर रहा था। तो उसने सूफी के दरबार में, यानी शेख जुनैद के दरबार में हाजिरी दी। उस समय तैमूर लंग के पास बड़ी संख्या में अच्छे लेवल का कैदी मौजूद था, लगभग माना जाता है 50,000। तो जब हाजिरी देने के बाद तैमूर लंग ने शेख जुनैद से कहा कि आप हमसे कुछ मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं दे सकते मुझे, थोड़ा सा उनको उकसाने के लिए कहा क्या है जो मैं नहीं दे सकता। तो कहा ये जो कैदी है वो आप हमें दे दीजिए। पूछा आप क्या करेंगे, तो कहा इन्हें हम आज़ाद कर देंगे। और उन्होंने अपने वादा को पूरा किया तैमूर लंग ने, और उसे आज़ाद कर दिया। अब इस आज़ाद करने के बाद उन्होंने, यानी शेख जुनैद ने, सारे लोगों को जो आज़ाद हुए उनको एक लाल पगड़ी पहनाया। क्या पहनाया? लाल पगड़ी।
और उस लाल पगड़ी को किजिलबाश कहा गया, यानी जो लोग लाल पगड़ी पहने थे उसे किजिलबाश कहते हैं। किजिलबाश यानी लाल पगड़ी वाले, रेड हेडेड लाल सर वाले। और इसको, इन लोगों को शेख जुनैद के बाद शेख हैदर ने मिलिट्री मूवमेंट में, सैनिक आंदोलन में शामिल कर दिया। सैनिक आंदोलन में, यानी ये सूफी सिलसिला अब राजनीति में हिस्सा लेने लगा और सेना गठित करने लगा। तो ये तमाम जितने थे उसके सैनिक हो गए, उसके बाल बच्चे भी बाद में उसके सैनिक हो गए और बड़ी मजबूत सेना खड़ी हो गई। और फिर इन्हीं की मदद से शेख इस्माइल ने 1501 में सफविद सल्तनत की स्थापना कर दी। और फिर उस क्षेत्र में सफविद में जो आ गया वो आज का ईरान, उसके बाद आज़रबाईजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इराक का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, ये सब क्षेत्र इस सफविद साम्राज्य में आ गया। और ये बड़ा साम्राज्य, मजबूत साम्राज्य और फेनेटिक साम्राज्य स्थापित हुआ। क्यों? क्योंकि ये सूफी पहले सुन्नी थे, शेख इस्माइल ने सबको शिया में कन्वर्ट किया। सबों ने शिया में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि अभी जो मैं बात करूंगा ऑटोमन्स की और उज़्बेक्स की, वो दोनों सुन्नी थे। तो सोचा कि सुन्नी सब हो जाएंगे तो वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी, तो उसने खुद को पहले शिया धर्म को शिया धर्म में परिवर्तन किया, यानी कन्वर्जन किया। और उसके बाद अपने सारे किजिलबाशियों को कहा तुम शिया हो जाओ, और फिर पूरे ईरान को कहा शिया हो जाओ। और जो ईरानी शिया होना नहीं चाह रहे थे उनका बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और लाखों लोग मारे गए, और इस तरह से ईरान को शिया स्टेट बना दिया गया। तो ये है सफविद का इतिहास, यानी फेनेटिक, जोरदार सैनिक बल पर काम करने वाले, ये थे सफविद। अब दूसरा बचता है ऑटोमन्स। इस्लामिक साम्राज्य का जो विस्तार हुआ तो 3 वंश जो है, उमैयद, अब्बासिद और 14वीं यानी 14वीं शताब्दी में ऑटोमन्स जो तुर्क थे उनका वर्चस्व स्थापित हो गया। और ये 20वीं शताब्दी तक ऑटोमन्स का राज रहा, यूरोप तक। तो बाकी क्षेत्र में यूरोप हो गए। अब बच गया सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में उज़्बेक साम्राज्य था। इसका एक इतिहास ऐसे है कि चंगेज खान के पास 4 बेटे थे। चंगेज खान के पास 4 बेटे थे। एक का नाम था जूची, दूसरे का नाम था चगताई, तीसरे का नाम था उगदई, चौथे का नाम था तुलुई। इसमें जूची का बेटा था बातू। अब बातू का बेटा था उज़्बेक खान। जूची का बेटा था बातू, अब बातू का बेटा था उज़्बेक खान। ये उज़्बेक खान मुसलमान हो गया। ये मध्य एशिया में ये पहला केस था कि चंगेज खान के वंश का कोई राजा मुसलमान हुआ, उज़्बेक खान। अब इस उज़्बेक खान के साथ जो चगताई, उगदई, तुलुई, जूची के अन्य बेटों के जो लोग शामिल हो गए उसके समूह में, उसने उसका नाम उज़्बेक रखा। उसने उज़्बेक रखा, इसलिए कहीं उज़्बेक मिलेगा और कहीं उज़्बेक मिलेगा, दोनों नाम मिलता है। ठीक है, उज़्बेक रखा। और यहीं से यानी इस प्रकार से ये कहा जाए कि चंगेज खान का जो वंश है वो इस तरह से वहां मध्य एशिया में चलता रहा, बिखरता और बनता रहा। इसकी सत्ता भले ही आई और गई, लेकिन इसकी शक्ति हमेशा बनी रही, इसका भय हमेशा बना रहा। कभी भी कोई समेट लेता था और वो अपने को राजा बना लेता था। जैसे अभी हम बात करेंगे शहबानी खान और उबैदुल्ला खान की, बाद में अकबर के जमाने में अब्दुल्ला खान की। तो ये 3 वंश है वहां। और बीच में तैमूर का जो था की राजधानी थी वो समरकंद, ये की पॉइंट था। इस पर उज़्बेक भी निशाना लगाते थे और तिमुरिद प्रिंस या राजा भी चाहते थे उस पर अधिकार हो जाए। ये है भूमिका कुल बाबर से पहले का मध्य एशिया की भूमिका। अब आते हैं बाबर पे। अबू सईद मिर्जा के पास कई बेटे थे, उसने अपने साम्राज्य को बेटों में बांट दिया, जिसमें 2 नाम मैं केवल यहां पर जिक्र करूंगा। एक है उमर शेख मिर्जा और दूसरा है उलूग बेग मिर्जा।
ये दो नाम हमारी हिस्ट्री से बाबर से जुड़ा है, इसलिए इसी दो नाम को हम रख रहे हैं। उमर शेख मिर्जा को हिस्से में फरगना मिला। क्या मिला? फरगना। उमर शेख मिर्जा को फरगना मिला और उलूग बेग को काबुल कंधार मिला। काबुल कंधार वो इसलिए कि तैमूर लंग 1398 में जब इंडिया आया था तो पंजाब तक को वो उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हालांकि वो जीता दिल्ली भी था, तो खिजर खान को दिल्ली में छोड़ के पंजाब तक को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये काबुल कंधार भी तैमूर के अधिकार में था, इसलिए जब अबू सईद मिर्जा राजा बना, खाकान बना, तो उसने इस क्षेत्र पर शासन किया और अपने बेटा उलूग बेग को काबुल कंधार भेजा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम पहले चलते हैं उमर शेख मिर्जा पे। उमर शेख मिर्जा के पास 3 बेटे थे, बाबर, जहांगीर मिर्जा, नासिर मिर्जा। बाबर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था, हमेशा बचपन से ही वो बड़े ऊंचे ख्वाब देखता था। इसी समय उमर शेख मिर्जा, बाबर का जन्म 1483 में हुआ और मात्र 11 साल का जब वो था तो 1494 में उमर शेख मिर्जा का देहांत हो गया और बाबर फरगना का राजा हो गया। बाबर अपने फरगना पर संतुष्ट नहीं था, हालांकि फरगना बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, बाबर को फरगना मिला और फरगना बहुत उपजाऊ था, आमदनी अच्छी थी, लेकिन छोटा राज था, इसलिए बाबर बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। ठीक है, इसलिए उसने सोचा कि, और वो बहुत हिम्मतवर और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, उसने सोचा क्यों ना हम अपने दादा और ग्रैंड फादर तैमूर लंग के पूरे साम्राज्य को जीतने का प्रयास करें और जीत के उसका हम राजा बन जाए, जैसे अबू सईद मिर्जा बन गया तैमूर लंग के पूरे साम्राज्य का राजा। उस प्रयास के लिए उसने सब सोचा कि सबसे पहले समरकंद ही जीता जाए, क्योंकि अभी तक उज़्बेक का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ था। वो सोच रहा था कि अभी बहुत अच्छा है, उज़्बेक बहुत शक्तिशाली अभी नहीं है, बीच में से हम जीत लेंगे। तो उसने पहला प्रयास, बाबर ने कई प्रयास किया समरकंद जीतने का, तो पहला प्रयास बाबर ने 1496 में किया। यानी 1496 में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन समरकंद के लोगों ने बाबर का साथ नहीं दिया और वो हार गया। शैबानी खान दूर ही था, समझो कि वो हार के चला गया। इसके बाद उसने दूसरा प्रयास किया 1497 में, दूसरा प्रयास किया 1497 में और उसने समरकंद को जीत लिया। लेकिन इस बार जो तैमुरिद प्रिंस और तैमुरिद सैनिक इसके साथ थे, तुर्क थे, चगाताई तुर्क जो भी थे, वो चाहते थे कि समरकंद जैसे हमने जीता है, अब हमें बाबर ये इजाजत दे कि हम समरकंद को लूटें ताकि हमें धन हाथ लगे। लेकिन बाबर का लगाव जो है समरकंद से बहुत था, क्योंकि वो पैतृक शहर था उसका, उसने लूटने की इजाजत नहीं दी। जब लूटने की इजाजत नहीं दी तो वो सैनिक बाबर का साथ छोड़ने लगे और इस तरह से बाबर को फिर जब देखा कमजोर पड़ा तो यहीं पर शैबानी खान की एंट्री होती है और शैबानी खान उज़्बेक ने बाबर को हरा दिया। शैबानी खान उज़्बेक ने बाबर को हरा दिया और बाबर वापस आ गया। कहाँ? अच्छा, ये हराया किसमें? तो 1501 की बात है ये। 1501 में बैटल ऑफ सरेपुल में, बैटल ऑफ सरेपुल, बैटल ऑफ सरेपुल में बाबर को शैबानी खान ने हरा दिया। और यही हार जो है यहाँ पर से एक हार तो हुई, लेकिन समझो कि एक निगेटिव में पॉजिटिव बात ये हुई। हालांकि निगेटिव बात है कि यहाँ पर बाबर को समझौता करना पड़ा इससे, शैबानी खान से, और खानजादा बेगम जो बाबर की बहन थी उससे शैबानी खान की शादी करनी पड़ी। यानी उसने बहन शैबानी खान को दे करके और वहां से जान छुड़ाया, भाग करके वह आया कहाँ? फरगना। फरगना में जहांगीर मिर्जा ने इन्हें घुसने नहीं दिया। जहांगीर मिर्जा ने, जो भाई था बाबर का, उसने फरगना में आने नहीं दिया, ताकि जब तुम चले गए समरकंद जीत गए तो वापस क्यों आए, ये अब मेरा हिस्सा है। बाबर ने दूसरे तैमुरिद प्रिंसेस को जमा करके अपने रिश्तेदारों से मदद लेकर के 1503 में उसने इसको फरगना को भाई से जीता और जीतने के बाद उसने भाई को कोई सजा नहीं दी, लेकिन 1503 ही में शैबानी खान ने फरगना पर आक्रमण कर दिया। फरगना पर आक्रमण कर दिया और अब बाबर को अपने भाइयों समेत भागने के अलावा वहां से कोई रास्ता नहीं था और वो बाबर इस बीच में दर दर की ठोकरें खाते हुए, पहले तो 1501 से 3 तक वो दर दर की ठोकर खाता रहा, जब वो भागा भाई ने उसको घुसने नहीं दिया, तो बहुत सारी कहानियां हैं बाबर की उस बीच की, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन वो 1503 में फाइनली फरगना हार गया और वो निकला कहाँ, काबुल के लिए। तो थोड़ा सा अब काबुल को देखें कि मैंने पहले ही बताया था कि उलूग बेग मिर्जा काबुल और कंधार का राजा था, हिस्सा मिला था। 1501 में इसका देहांत हो गया। 1501 में उसका उलूग बेग मिर्जा का देहांत हो गया और उसका छोटा बच्चा अब्दुल रज़्ज़ाक था, उसको एक काबुली ने, जिसका नाम था मोहम्मद मुकीम अरगुन ने उसको गद्दी पर बैठा के और वो डिफैक्टो रूलर बन गया, यानी शासन करने लगा। डिजोर रूलर हो गया अब्दुल रज़्ज़ाक बच्चा, और उसका वो अतालिक बन करके शासन करने लगा। इसलिए जब बाबर आया 1504 में काबुल, तो उसे काबुल जीतने में कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मोहम्मद मुकीम अरगुन विरोध नहीं कर सका और वो चचा का यानी चचेरा भाई जो था अब्दुल रज़्ज़ाक, वो बहुत छोटा सा था, तो वो आराम से काबुल पर उसका 1504 में अधिकार हो गया। इस तरह बाबर 1504 में काबुल में जगह पा गया बाबर। लेकिन शहबानी खान फरगना के बाद शांत नहीं हुआ, उसने अगले क्षेत्र को जीतना शुरू किया और जीतते हुए हेरात जीता। और जब वो हेरात जीत लिया 1507 में, तब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया किसके, सफविद के। और सफविद देख रहे थे कि शहबानी खान बहुत तेजी से राइज कर रहा है, अगर उसको न रोका गया तो ये उसके लिए चैलेंज हो जाएगा। इसीलिए अब शाह इस्माइल फर्स्ट और शहबानी खान के बीच एक 1510 में एक भीषण युद्ध होता है, 1510 में, जिसका नाम है बैटल ऑफ मर्व का युद्ध। बैटल ऑफ मर्व का युद्ध हुआ, जिसमें शाह इस्माइल की सेना ने न केवल शहबानी खान को बुरी तरह हराया, बल्कि उसके अधिकतर सैनिक मारे गए, खुद शहबानी खान मारा गया और लगभग 50,000 लोग मारे गए, उसमें सैनिक मारे गए उस युद्ध में। और यहाँ से एक हिस्ट्री में फिर टर्न आता है कि जो बाबर अपनी बहन खानजादा बेगम को दे के आया था शहबानी खान को, उसे शाह इस्माइल ने बाबर को पूरे सम्मान के साथ, तोहफा के साथ बाबर को भेज दिया, उसकी बहन को। बाबर बहुत खुश हुआ। फिर बाबर शाह इस्माइल के कांटेक्ट में आया और बाबर की इच्छा थी कि वो समरकंद अर्थात सेंट्रल एशिया जीते, और अब शाह इस्माइल की इच्छा थी कि हम सेंट्रल एशिया जीत के अपने क्षेत्र में लाएं, अपने अधीनस्थ लाएं, अपने शासन में लाएं। तो अब दोनों का इंटरेस्ट एक हो रहा था। बाबर को कहा कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, तुम मेरे अधीन होकर के जीतो, मैं तुमको सैन्य सहायता दूंगा, सैनिक दूंगा, तुम जीतो, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त तो यही है कि तुम शिया हो जाओ। दूसरी शर्त यह है कि तुम हमारे नाम से, जब राजा बन, हमारे नाम से सिक्के जारी करोगे। तीसरी शर्त यह है कि खुतबा में हमारा नाम लोगे और हमारे जितने भी इमाम हैं उन इमाम का नाम लोगे, और तुम हमारा ड्रेस भी पहनोगे। 1511 में बाबर ने ईरानी सैनिकों की सहायता से वो तमाम क्षेत्र जीत लिए जो अबू सईद मिर्जा के अधीन था, यानी बाबर एक बार फिर से शक्तिशाली हो गया। लेकिन जब बाबर वहां गया समरकंद में, तो इसके साथ मोहम्मद जुनैद था। मोहम्मद जुनैद था जो बाबर के साथ रहता था, वो कट्टर शिया था। हर बात में वो चाहता था बाबर पूरी तरह शिया कानून को लागू करे, जिससे दोनों में विवाद हो गया। उधर पूरा उज़्बेक क्षेत्र, पूरा मध्य एशिया सुन्नी क्षेत्र था। उसने जब देखा कि खुतबा में शिया का इमामों का नाम लिया जा रहा है, बाबर शिया ड्रेस पहन रहा है, सिक्के पर शाह इस्माइल का नाम है, तो वो लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया, ये तो शिया राजा बन गया, हमने इसको बेकार सपोर्ट कर लिया। उन लोगों ने सपोर्ट किया था तैमुरिद प्रिंस समझ के। अब वो भी विरोधी हो गए और इधर मोहम्मद जुनैद की वजह से शिया भी नाराज हो गया कि पूरी तरह ये कानून लागू नहीं कर रहा। तो बाबर जो है एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई में फंस गया। और इस बीच मोहम्मद जान के नेतृत्व में शाह इस्माइल ने बाबर को सजा देने के लिए एक सेना भी भेज दी। बाबर को सजा देने के लिए जब बाबर आया यहाँ, जब वो शिया सैनिक आ गए यहाँ उस क्षेत्र में, तो पता चला कि ये तो मामला कुछ और है। फिर उसने शाह इस्माइल को सूचना दिया कि नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है। तो शाह इस्माइल ने कहा तुम बाबर का साथ दो। अब वो आया था सजा देने, वो बाबर का साथ देने लगा। लेकिन साथ देने के बाद भी चूंकि भरोसा उठ गया था उस क्षेत्र का बाबर पर कि ये शिया हो गया है, इसलिए उसको सहयोग नहीं मिला। और
उबैदुल्ला खान उज़्बेक, जो शैबानी खान का भतीजा था, उज़्बेक के नेतृत्व में कुले मलिक, बैटल ऑफ कुले मलिक में, कुले मलिक में बाबर की और ईरानियों की संयुक्त सेना की हार हुई, और फिर वही 1511 ही में, और फिर बाबर कभी, जब वो भाग के बाबर आया काबुल, तो उसने कभी भी सेंट्रल एशिया का रुख नहीं किया। वो सपना उसका भले ही रहा जीवन भर कि हम सेंट्रल एशिया जीतते, समरकंद जीतते, लेकिन उसने व्यवहारिक रूप से भुला दिया। तो यह था बाबर का हिंदुस्तान आने से पहले की पृष्ठभूमि।